वो जमीन को उसको जो पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे केमिकल का जो खाद हमने उपयोग करना शुरू किया है, तब से मिट्टी की परतें, ऊपर की परतें और वो सख्त होती जा रही हैं और वो ठोस हो गई हैं। सख्त होने से जमीन में वर्षा का पानी भी जो है वो रिसता नहीं है, तो उस रिसाव के ना होने के कारण से नीचे पानी नहीं जा रहा है। हमने इसके लिए कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं, जैसे रिचार्ज वेल, जैसे पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। इसी प्रकार नई झीलें और जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। मित्रों, पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में, और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए, 1,74,000 और 464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया, ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं हैं, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7000 रुपए के हैं, 7000 रुपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया। लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं। कर्म करना ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ जो काम है वही है। हम कर्म करते जाएं, फल तो जिसको लेना होगा हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक फलदायी कार्य है, इसको हमको अपने आप को भी करना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कराना है। और हमने तो यहाँ तक कहा कि अगर, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि 3, 4 साल 5 साल के चक्र में एक साल फसल न बोई जाए तो फसल की उपजाऊ
जो शक्ति है वो बढ़ती है। आप अगर विविधीकरण से दूसरी फसल न भी बोएं, लेकिन धान की जगह की फसल को आप खाली भी रखते हैं तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और उसके बदले में भी हम 7,000 रुपया ये आपको देने वाले हैं। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। तो उस पर भी बहुत से जो हमारे बंधु हैं वो आ गए हैं और अब हम चाहते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहाँ पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहाँ खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहाँ रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहाँ पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहाँ 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है। और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा। और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। हम जरूर इसकी चिंता करें और चिंता करते हुए इस संकट में हम कहीं किसी प्रकार से फंस ना जाएं। तो इस नाते से आज मैंने जो बातचीत की है केवल उन बंधुओं से की है कि जिन्होंने इस मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लिया है और भाग लेते हुए अपने इस उद्देश्यों को पूरा किया है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि अपने इस काम को हम स्वयं भी करें और अपने जो पड़ोसी और किसान बंधु हैं उनको भी कहें कि पानी ये बहुत जल ही जीवन है जैसा कहते हैं। तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको